गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम लोगों ने सेंटेंस किया था सिंगल फिलर का, जो एसएससी और एनडीए सीडीएस के लायक था। आज थोड़ा एडवांस फिलर्स हैं और एडवांस फिलर में डबल फिलर किए हैं। तो डबल फिलर का बहुत एडवांस टॉपिक तो नहीं है, और एसएससी वाले ये ना सोचे कि नहीं पूछा जाएगा। बेटा 2016 में एसएससी में भी डबल फिलर के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर नहीं यकीन हो तो 2016 की बुक प्रीवियस पेपर्स खोल के देख लो। एसएससी में भी डबल फिलर आ चुके हैं, तो आप लोग भी कीप इट इन द प्रैक्टिस। चलिए, डबल फिलर कैसे करेंगे, किस टेक्निक से करेंगे, कैसे किए जाते हैं वो देखते हैं। अच्छा, रूल्स रेगुलेशंस ग्रामर सब पुरानी लगेगी, टेक्नोलॉजी पुरानी ही है। चलिए आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द काउंसिल हैज पास्ड द डैश अगेंस्ट द मैगजीन फॉर देयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी डैश रिपोर्टिंग। तो कोई काउंसिल है जिसने पास किया है, क्या पास किया है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगेंस्ट कोई मैगजीन मैनेजमेंट है, मैगजीन मैनेजमेंट के अगेंस्ट काउंसिल ने कुछ पास किया है। तो यहाँ क्या होगा? कोई रूल रेगुलेशन, कोई नियम कानून, प्रतिबंध वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी मैगजीन मैनेजमेंट के अगेंस्ट काउंसिल ने कुछ पास किया है। यहाँ क्या चीज होगी, क्या पास किया गया होगा, समझ रहे होंगे ना। आगे लिखा है फॉर देयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज के लिए? रिपोर्टिंग में उनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए, सेंटेंस समझ के लग गया होगा कि पहले में हमें क्या लग रहा होगा, कोई प्रतिबंध वगैरह। तो कोड्स नहीं लगेगा, कोड नहीं पास किया गया इन्होंने, स्ट्रक्चर्स पास किए गए होंगे। स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। पेनाल्टी पास कहीं की नहीं की जाती है, पेनाल्टी लगाई जाती है। अगर इस पास्ड की जगह पर लेवीड लिखा होगा, ऐसे लेवीड लिखा होता तो हम पेनाल्टी लगा सकते थे, लेकिन लेवीड नहीं है, पास्ड है, ये कानून है, तो ये पेनाल्टी नहीं हो सकता। बैन, प्रतिबंध, प्रतिबंध ही लगाया जाता है, पास नहीं किया जाता। लॉ, हाँ ये कानून पास किया जा सकता है। तो तीन ऑप्शन तो आपके गए, कोड, पेनाल्टी, बैन। तो प्रतिबंध लगाया जाता है, पास नहीं किया जाता। पेनाल्टी लगाई जाती है, पास नहीं की जाती है। आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, स्ट्रिक्चर्स और लॉज। कानून पारित किए गए या प्रतिबंध के नियम वगैरह पारित किए गए, अब ये देखी जाएगी। बचा दूसरा ऑप्शन, देखिए, इन रिपोर्टिंग या मेजॉरिटी रिपोर्टिंग। दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, इसके और इसके ही हमें ऑप्शन देखने हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखा हमने कि इन रिपोर्टिंग या मेजॉरिटी रिपोर्टिंग। तो मेजॉरिटी रिपोर्टिंग गलत हुआ, ऑप्शन क्या बचा हमारा? इन रिपोर्टिंग। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा आंसर होना चाहिए बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, किसका रिजल्ट है? कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट डैश इन द डैश ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास की है, जो कि सरकार के उस कॉन्फिडेंस का नतीजा है जो सरकार के पास है इंडियन इंडस्ट्री की डैश चीज में। तो अब यहाँ पर क्या चीज लगानी है? अगर इस सेंटेंस को सीधा कर लें तो हम मतलब समझ जाएंगे। जैसे द गवर्नमेंट के बाद हम ये गैप छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद हम ऑप्शन ले रहे हैं द कॉन्फिडेंस। द कॉन्फिडेंस यहाँ लगा देते हैं। जैसे ऐसे लिख लीजिए, गवर्नमेंट डैश द कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट डैश द कॉन्फिडेंस इन इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट डैश द कॉन्फिडेंस इन इंडियन इंडस्ट्री। अब यहाँ क्या करेंगे आप? गवर्नमेंट वुड द कॉन्फिडेंस, या गवर्नमेंट हैज द कॉन्फिडेंस, या गवर्नमेंट हैज द कॉन्फिडेंस, या गवर्नमेंट वाज कॉन्फिडेंस, या गवर्नमेंट वर कॉन्फिडेंस? बताइए। अगर गवर्नमेंट के बाद लिखा होता कॉन्फिडेंट, टी लिखा होता, तो अगर कॉन्फिडेंट होता तो वाज वर भी हो सकता, वर तो नहीं होता, वाज हो सकता था। गवर्नमेंट सिंगुलर है।
तो वाज लगता अगर एडजेक्टिव होता कॉन्फिडेंट, लेकिन नाउन है कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अब आप अंदाजा लगा लिए होंगे। अगर वुड लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, और किसके लिए लगा रहे हो, कॉन्फिडेंस के लिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। अब वाज लगाओगे, ये सिंगुलर है, हो सकता है वर्ब लगेगा नहीं गवर्नमेंट के लिए। अब बचा हैज, ठीक है ना, दोनों में हैज दिया हुआ है। अब सोच के देखिए, ये कॉन्फिडेंस को हमें यहाँ फिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट डैश द कॉन्फिडेंस। तो गवर्नमेंट वाज द कॉन्फिडेंस या गवर्नमेंट हैज द कॉन्फिडेंस, तो हम पाते हैं कि गवर्नमेंट वाज द कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट वाज कॉन्फिडेंट ये होता, और गवर्नमेंट हैज कॉन्फिडेंस ये होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बच रहा है इसके लिए हैज, ठीक है, बी या सी में से एक होगा। आगे चल के देखते हैं, इन द डैश ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन द डैश ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री की किस चीज में गवर्नमेंट को पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंस है, गवर्नमेंट इंडियन इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी में, या गवर्नमेंट या इंडियन इंडस्ट्री की मेच्योरिटी में। तो अगर चूंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो उसकी मेच्योरिटी में या प्रॉफिटेबिलिटी में, बताइए। तो इंडिया की जो एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पारित की गई है, तो इंडियन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पारित की गई है, तो किस देश, किस बात को लेकर, इंडियन इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी में गवर्नमेंट का विश्वास है या मेच्योरिटी में गवर्नमेंट का विश्वास है। तो ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, लाभ कमाने की क्षमता। तो भारत की सरकार को इंडियन इंडस्ट्री की लाभ कमाने की क्षमता में पूरा का पूरा यकीन है, इसलिए सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास की है। तो हमें जो ऑप्शन लगाना था वो क्या होगा, पहले के लिए है और दूसरे के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द पेमेंट वाज डैश डिलेड। देखिए पेमेंट रोक ली गई है, डिले कर दी गई है, दिस टाइम इस बार, बिकॉज क्यों, सम ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द क्लेम डैश मिसिंग। तो जो पेमेंट है उसको क्लेम करने वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, डैश मिसिंग। तो यहाँ जो वर्ब हमें लगानी है वो किसके लिए लगानी है, डॉक्यूमेंट्स के लिए। और यहाँ वाज रोका गया है, रोका गया है तो इसका मतलब हमें पास्ट में चाहिए था। मिसिंग के लिए क्या होगा, हैड मिसिंग, हैड के बाद तो मिसिंग लगा नहीं सकते, फिर क्या लगाना होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए, हैड मिसिंग नहीं होगा, क्या होगा, वाज वर के साथ मिसिंग, तो ये दोनों वर लगे हुए हैं, ठीक है। तो वर मिसिंग मतलब हमें ए और सी में से ही कोई ऑप्शन देखना है, बाकी कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों और ये कट गया, बचा हमारे पास ये वर का। अब इसके पहले आ जाइए, इसके पहले क्या लिखा होगा कि पेमेंट डिले कर दी गई, तो पेमेंट डिले कर दी गई, अनजस्टिफाइड डिले कर दी गई नहीं। यहाँ हमें क्या लगाना होगा, एल वाई वाला कोई वर्ड, क्योंकि एडवर्ब है, डिलेड लगा है, और यहाँ पे एडवर्ब लगाना होगा। तो एडवर्ब एल वाई वाला कौन सा होगा, अनफॉर्सिमिंगली। अनफॉर्सिमिंगली का मतलब क्या हुआ, जिसका पहले से कोई अनुमान नहीं था, ठीक। दो ऑप्शन इसके लिए हम लगा सकते थे, एक अनड्यूली लगा सकते थे, अनफॉर्सिमिंगली लगा सकते थे। तो पहले ऑप्शन के लिए ये दोनों सही थे, और दूसरे ऑप्शन के लिए ये दोनों सही थे, एक ही बचा जिसके दोनों सही हैं, और ये वाला कौन सा है, सी वाला, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द चेयरमैन डैश द शेयर होल्डर्स। चेयरमैन ने शेयर होल्डर्स को क्या किया, आगे लिखा है दैट द मैनेजमेंट वुड डैश इटसेल्फ टू इंक्रीज इंडस्ट्री। चेयरमैन ने शेयर होल्डर्स को कुछ किया है, और उस जो भी किया उसमें ये कहा कि मैनेजमेंट वुड डैश इटसेल्फ, याद रखिएगा कि इटसेल्फ किसके लिए लगा है, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट खुद इंडस्ट्री को इंक्रीज के लिए करने के लिए मैनेजमेंट खुद कुछ करेगा। तो अब कुछ करेगा, इसमें हमें पास्ट टेंस में ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वुड लगा हुआ है। एक तो हमें टेंस का आइडिया लगा, यहाँ वुड लगा है तो पहली वर्ब जो होगी पास्ट टेंस में होगी, तो पहला ये पहले वर्ब होनी चाहिए, यहाँ क्या होनी चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। और पहला जो ऑप्शन आपका है एश्योरेंस लिखा है, एश्योरेंस क्या है, नाउन है, तो ये नहीं लगेगा। और दूसरा है एश्योर्ड, ये लग सकता है। तीसरा एश्योर्ड, ये लग सकता है। देखिए एश्योर, ई में एश्योर्स लिखा है, ये नहीं लगेगा, हमें पास्ट में जाना है। और एश्योरिंग नहीं लगेगा, ये हमें पास्ट में जाना है। तो पहले फिलर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, बी और सी।
चलो आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। वुड लगा, वुड के बाद दूसरे ऑप्शन में वुड के बाद क्या लगानी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बैलेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये क्या होगा, ये फिर एक्सर्ट होगी, मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। अब आप कहेंगे एक्सर्ट की मीनिंग क्या होती है, एक्सर्ट का मतलब होता है खून पसीना बहाना, परिश्रम करना। तो ये ऑप्शन सेंस भी सही है कि मैनेजमेंट वुड एक्सर्ट इटसेल्फ टू इंक्रीज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट अपना मैनेजमेंट अपना खून पसीना बहाएगा, ठीक है, ये सब भी सही लगा। और एक्सर्ट के बाद ही ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, ये भी बात सही है, एक्सर्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगता है। तो कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियां किसके हैं, एक्सर्ट के फेवर में है, और पहली वाली परिस्थितियां एश्योर्ड के फेवर में है, ये दो ऑप्शन होते हैं, तो हमारा आंसर कौन हुआ, सी वाला। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट, नंबर 5। हाँ तो चलिए हम पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं, और पांचवें क्वेश्चन में दिया है कि ड्यूरिंग डैश हिज फ्रेंड्स डैश वन बाय वन, डैश के दौरान उसके दोस्त एक एक करके डैश कर दिए, तो अगर यहाँ अच्छे दिन होंगे तो सारे एक साथ जुड़ जाएंगे, और अगर यहाँ बुरे दिन होंगे मतलब बैड डेज होंगे तो सारे के सारे एक एक करके उसको छोड़कर चले जाएंगे, मतलब गरीबी में छोड़ के चले जाएंगे, और अगर वो अमीरी होती उसकी तो सारे के सारे उसके साथ क्या जाते, आके जुड़ जाते, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ होगा। एडवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, आर्थिक तंगी, बहुत मुसीबत, आर्थिक रूप से बहुत बुरे दिन, और ड्रॉप्ड का मतलब होगा एक एक कर छोड़कर चले गए, तो ये तो सुटेबल लग रहा है। और बी और सी में देख लेते हैं। रिसेशन का मतलब क्या हुआ, ये हो गया, रिसेशन भी होता है आर्थिक मंदी, और पार्टेड का मतलब क्या हुआ, पार्टेड मैंने भी छोड़ के चले गए, लेकिन पार्टेड के साथ एक दिक्कत होती, पार्टेड के साथ क्या लगता, फ्राम, ठीक है ना, पार्टेड के बाद हमेशा फ्राम लगाना पड़ता, तो पार्टेड विद या पार्टेड फ्राम जरूर लगता है, इसलिए पार्टेड का ऑप्शन नहीं होगा, अगर ये पार्टेड नहीं होगा तो ये वाला पार्टेड भी नहीं होगा, देख ले बी और डी कट गया। और अब बचा ए सी और ई में लगा है ड्रॉप्ड, तो दूसरे फिलर तो तीन के तीनों सुटेबल हैं। पहला फिलर हम देख लेते हैं, तो एडवर्सिटी मुसीबत का समय है, इन्फ्लेशन महंगाई का समय है, ये नहीं लगेगा, प्रॉस्पेरिटी संपन्नता में कोई छोड़ कर नहीं जाता, सी और ई नहीं होगा, फिर हमारा ऑप्शन एक ही बच रहा है और वो ऑप्शन होगा ए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्कर्स इन अर्लियर डेज वर डैश बिकॉज ऑफ विच इंडस्ट्रीज डैश अलॉट। देखिए अर्लियर डेज में वर्कर्स अगर डैश होंगे, अगर यहाँ लिखा होगा ट्रेंड एक्सपर्ट कुशल, तो यहाँ पर कंट्री जो होगी वो बहुत क्या करेगी, डेवलप करेगी। तो अगर वर्कर्स बुरे होंगे तो ये कष्ट भुगतेगी, अगर वर्कर्स अच्छे होंगे तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, जो कि कारण परिणाम है, ये देखिए बिकॉज लगा हुआ है, बिकॉज लगने का मतलब क्या हुआ, कारण परिणाम, अगर कारण अच्छा होगा तो परिणाम अच्छा होगा, कारण बुरा होगा तो परिणाम बुरा होगा, ठीक है। देख लेते हैं कारण परिणाम के रिलेशन में कौन सा जुड़ा है, ऑनेस्ट और लॉस्ट। अगर वर्कर्स ऑनेस्ट होंगे तो कंपनी लॉस्ट कैसे होती, मतलब ये ऑप्शन गलत है। रिच और फ्लोरिस्ड, अगर वर्कर्स रिच होते तो कंपनी फलती फूलती, कारण परिणाम तो सही लिखा है, लेकिन कंटेक्स्ट गलत है, क्योंकि वर्कर्स रिच होने की बात थोड़ी सी बेमानी लग रही है, वर्कर्स हैं मजदूर हैं, वो रिच कहाँ से होंगे, ठीक है। वो मजदूर का पेट पलता है किसी तरह, वो रिच नहीं हो पाता, ठीक है। ये करेक्ट ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन कंटेक्स्ट इसका ठीक नहीं है, मतलब ये करेक्ट होते हुए भी गड़बड़ हो गया, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता तब इसको देखेंगे। ऑटोक्रेट्स, ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह, अपने मन का करने वाला, तो फिर डेवलप नहीं होगी कंट्री, इंडस्ट्री, अगर सारे वर्कर ऑटोक्रेट होंगे तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती, मतलब ये तीसरा भी नहीं होगा। इनएफिशिएंट और सफर्ड, इनएफिशिएंट का मतलब होता है अकुशल, स्किल्ड नहीं है, कुशल नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो सफर करेगी इंडस्ट्री, ये बात सही हो गई। आइडियल और प्रॉस्पर्ड, आइडियल मतलब आलसी काहिल, तो इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं कर सकती, हो गया काम। इनएफिशिएंट और सफर्ड यही ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द स्पीकर डैश ओवर हिज सब्जेक्ट, तो कोई स्पीकर है, विषय पर उनकी क्या चीज होगी, या तो महारत होगी या कमजोरी होगी, ठीक है। देखते हैं, वाच सीन देखी गई कहाँ, थ्रू हिज डैश इन हिज डिस्कर्स, मतलब कोई स्पीकर है, कोई डिस्कर्स मतलब कोई भाषण वगैरह दे रहे हैं, उसमें इनके विषय पर इनकी पकड़ या इनकी कमजोरी वो साफ साफ दिखाई दे जाती है, तो आगे देखते हैं।
अगर विषय में मास्टरी होगी तो फ्लुएंसी होगी, ये बात तो सुटेबल लग रही है। विषय में मास्टरी कब आए, मास्टरी होगी तो फ्लुएंसी होगी। दूसरा इनएफिशिएंसी है, थ्रू तो लगेगा नहीं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि नाउन लगाना है। ये हिज लगा है, हिज के बाद हमें क्या लगाना चाहिए था? नाउन। और थारो जो है वो नाउन नहीं है, थारो नहीं होगा, ये डेप्थ होता तो हो सकता था। लेथर्जी और डल, तो लेथर्जी का मतलब आलस्य, स्पीकर का आलस्य। और आगे लिखा है डल इन डिस्कोर्स, तो डल यहाँ लगा नहीं सकते भाई, ये लेथर्जी नहीं, नाउन लगाना चाहिए था ना। लेथर्जी तो आलस्य हो जाएगा, डल डल आलस्य हो जाएगा, एडजेक्टिव है ये डल एडजेक्टिव है और हमें यहाँ लगाना है नाउन। तो ये ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये है, तो ये डल कट गया, ये नहीं हो सकता। थारो ये नाउन नहीं है, ये कट गया। बोरिंग ये नाउन नहीं है, ये कट गया। प्लेजेंट ये नाउन नहीं, नहीं कट, अरे ये तो ऐसे ही कट गए सब। प्लेजेंट एडजेक्टिव है, बोरिंग एडजेक्टिव है, थारो एडवर्ब है और डल एडजेक्टिव है, कोई की कोई नहीं लगेंगे, बस फ्लुएंसी यही नाउन है, एक यही लग सकता है। और मास्टरी विषय पर उनकी पकड़, दोनों चीजें साबित हो जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, वो होगा ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है द जज डैश हिम। तो जज है, किसी को क्या करेगा? या तो दोष से मुक्त करेगा या सजा देगा, जज का दो ही काम होता है। बिकॉज कारण दिया हुआ है, बिकॉज ही वॉज फाउंड डैश ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, तो डैश पाया गया। ठीक है, अब देखो, अगर वो निर्दोष पाया जाएगा तो मुक्त कर देंगे, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा मिल जाएगी। हमें यही ऑप्शन ढूंढना है, इसी तरह का दोनों में रिलेशन है। उन्होंने, जज साहब ने उसको एक्विट कर दिया, एक्विट कर दिया मतलब दोष मुक्त, फ्री कर दिया। तो क्या क्रिमिनल पाया जाएगा तो वो दोष मुक्त कर दिया जाएगा? इन दोनों में रिलेशन नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये कटा। दूसरा देखते हैं, पनिश्ड और गिल्टी। जज ने उसको सजा दी, उसको गिल्टी पाया गया, ये ऑप्शन सही लग रहा। तीसरा देखते हैं, जज ने उसको सेंटेंस, सेंटेंस्ड का मतलब क्या हुआ? सजा दी उसको। और ही वॉज फाउंड इनोसेंट, अच्छा भैया, इनोसेंट मतलब निर्दोष होता है, निर्दोष पाया जाएगा तो उसको सजा क्यों दी जाएगी? ये गलत हो गया। सस्पेंड, सस्पेंड नहीं होना चाहिए, यह सस्पेंडेड होना चाहिए, इसमें क्या लगेगा? ईडी लगेगा। ठीक है ना। तो इसका तो यही गलत हो गया, टेंस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ वाज फाउंड लगा है तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में होनी चाहिए थी। पार्डन, अगर जज ने उसे माफ कर दिया, पार्डन मतलब माफ कर दिया, यहाँ इनोसेंस नहीं होगा, इनोसेंट होना चाहिए था, ये लगा होता तो ठीक था। तो फिलहाल बाकी चारों में कोई ना कोई गड़बड़ी निकल आई है, बस सिर्फ एक ही ऑप्शन सही निकला, एक्विटेड और गलती 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 गलती, ये होगा आंसर कौन सा? बी वाला, पनिश्ड और गिल्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट डैश ऑल योर मंथली एक्सपेंसेस, अगर आप मंथली एक्सपेंसेस को डैश नहीं करते, गलत पढ़ दिए, कामा का हमने ध्यान नहीं दिया। इफ यू डू नॉट डैश, अगर आप ये काम नहीं करते तो ऑल योर मंथली एक्सपेंसेस, आपके जो मंथली खर्च हैं वो डैश योर इनकम, तो आपके मंथली खर्च आपकी इनकम से घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ फिजूल खर्ची करेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाए, नहीं नहीं, डू नॉट लगा है, वो हो ध्यान रखिए, डू नॉट लगा है, इसका मतलब अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, अगर यानी बचत नहीं करेंगे तो आपके मंथली खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और अगर यहाँ किया जाएगा, अगर आप फिजूल खर्ची नहीं करते तो ये घट जाएंगे, अगर यहाँ फिजूल खर्ची लगा दो तो यहाँ घट जाएंगे, अगर यहाँ बचाना लगा दें तो यहाँ बढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे डू नॉट लगा हुआ है। डू नॉट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उल्टा रहना पड़ेगा। तो पहले हम लगा दिए स्पेंड, अगर देख लेते हैं, इफ़ यू डू नॉट स्पेंड, अगर पैसा नहीं खर्च करोगे तो आपके मंथली खर्चे गेन हो जाएंगे, नहीं भाई। अगर आप सेव नहीं करते तो आउटविट, आउटविट तो बुद्धि के लिए लगता है भाई, बचाने के लिए लगता ही नहीं है। तो इसका तो आउटविट गलत है, इसका स्पेंड गलत है। इकोनोमाइज और एक्सीड ये सबसे सुटेबल है। इकोनोमाइज मतलब होता है पैसे बचाना, और एक्सीड का मतलब बढ़ जाना। तो अगर आप इकोनोमाइज नहीं करते, पैसे बचा के नहीं खर्च करेंगे तो आपके मंथली खर्चे आपकी इनकम से बढ़ जाएंगे, तीसरा वाला ऑप्शन सुटेबल है। थिंक और सॉलो, सॉलो मतलब निगल लेना,
तो यहाँ निगल लेने का कोई सेंस ही नहीं है कि मंथली खर्चे आपकी इनकम को निकल जाएंगे। ठीक है। अब ऑप्शन आया रियलाइज और इनहेंस। अगर आप रियलाइज नहीं करते तो आपके खर्चे आपकी इनकम से इनहेंस कर जाए। तो यहाँ पर तो जैसे ये वाला पहला ऑप्शन रियलाइज करने की और थिंक करने की बात नहीं थी, बात थी बचत करने की। अगर बचत नहीं करेंगे तो मंथली खर्चे एक्सीड कर जाएंगे आपकी इनकम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हैड द ड्राइवर बीन। देखिए वो कंडीशनल वाली फिर बात आ गई। हैड द ड्राइवर बीन, ड्राइवर बीन, अगर ड्राइवर डैश होता तो एक्सीडेंट वुड हैव बीन डैश। तो अगर ड्राइवर सतर्क होता तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता था। और अगर ड्राइवर पीए होता तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था? मान लो यहाँ लिखा होता अगर ड्राइवर पीए होता तो यहाँ क्या लिखना होगा कि हम उससे एक्सीडेंट से बच नहीं पाते। तो चूंकि यहाँ पर निगेटिव नहीं दिया है, इस वाले में निगेटिव नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमें बचना है। बचना है तो यहाँ क्या लगाना होगा? सतर्कता लगानी होगी। ठीक है, देखते हैं। तो अवर्टेड का मतलब बच जाते और अलर्ट का मतलब सतर्क रहना। पहला ही ऑप्शन सुटेबल लग रहा है। नेग्लिजेंट और अवॉइडेड, तो कह रहे हैं कि इफ ड्राइवर हैड द ड्राइवर बीन नेग्लिजेंट, अगर ड्राइवर लापरवाह होता तो हम एक्सीडेंट अवॉइड करते, अगर ड्राइवर लापरवाह होता तो अवॉइड करते, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा देखते हैं एक्सपर्ट स्केप, अगर ड्राइवर एक्सपर्ट होता तो हम इस एक्सीडेंट से बच जाते। लेकिन एक गलती है इसमें, सही तो हो गया सब कुछ, बस स्केप में डी लगा होता तो, क्योंकि हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या लिखा है स्केप, स्केप में डी नहीं लगा है, बस ये ग्रामेटिकली गलत हो गया, अदरवाइज तो सही था। ड्रंकन अवर्टेड, अब भैया इनसे मिलो, अगर पिए होता तो हम दुर्घटना से बच जाते, घोर गलत। ठीक है। ई वाला देखिए प्रिकॉशस, तो प्रोहिबिटिंग, ये प्रोहिबिटिंग गलत है, क्योंकि वुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर यहाँ प्रोहिबिटिंग की जगह प्रोहिबिटेड लिखा होता तो इस ऑप्शन की गुंजाइश थी, अब ये भी नहीं हुई। तो एक ही ऑप्शन बचा ए वाला जो हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बीइंग अ काइंड हार्टेड मास्टर, मतलब मालिक बड़े दयालु थे। ठीक है, तो बुरा काम नहीं करेंगे, अच्छा काम वो करेंगे, और क्या। तो यहाँ नेवर लिखा है, नेवर अगर लिख दिया तो फिर यहाँ बैड काम होगा, और क्या। अगर मालिक अच्छे हैं तो यहाँ क्या होगा? बुरा काम नहीं करेंगे। लेकिन नेवर लग गया तो नेवर लग गया तो फिर यहाँ बुरा लगा दिया जाएगा, क्योंकि अच्छे मालिक हैं अच्छा काम करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे। चूंकि नेवर लगा है इसलिए यहाँ हमें क्या लगाना है? बुरा काम लगाना है। ठीक है ना। तो बुरा काम किसमें होगा? यहाँ लिखा है वर्क ऑन द सर्वेंट्स। तो वर्क ऑन द सर्वेंट का मतलब क्या हुआ कि सर्वेंट पर या टू भी लगा हुआ है, तो टू डैश वर्क ऑन सर्वेंट, तो टू लिटिल तो लगेगा नहीं, फिर इजी भी नहीं लगेगा, तब ये भी लिटिल भी नहीं लगेगा, तब क्या लगाना होगा? मच, ज्यादा काम नहीं देंगे तब ये हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन बच रहा है ए का और डी का। ठीक है, दूसरे में हमें ए या डी, दो हो गए। पहले में दिखा है कि ही नेवर डैश, ही नेवर डैश, वो क्या करते? अच्छा ये बताइए वर्क को क्या किया जाता है? वर्क को डज किया जाता है, तो मालिक खुद तो नहीं करते ना। इंटरेस्ट मतलब होता है किसी में यकीन करना, परफॉर्म मतलब होता है परफॉर्म करना, इम्पोज मतलब किसी के ऊपर थोपना, असाइन का मतलब किसी को देना। तो पहले ऑप्शन के लिए क्या सुटेबल हो रहा है? असाइन और इम्पोज। दूसरे ऑप्शन के लिए क्या सुटेबल हो रहा है? मच और ये वाला मच। तो दोनों ऑप्शन किसके सही हुए? दोनों ऑप्शन सही हुए केवल डी के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में दिया है वी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डैश, हमें बहुत ज़्यादा डैश चीज का सामना करना पड़ा, ड्यू टू देयर डैश एक्ट। तो बुरा एक्ट होगा तो बुरा होगा, और अच्छा एक्ट लिख नहीं सकते क्योंकि हैड टू फेस सामना करना पड़ा। तो सामना करना पड़ेगा तो भाई अच्छी चीज के लिए नहीं लगाया जाता सामना करना पड़ा, और वो भी मजबूरी में, हैड टू भी लगा है और फेस भी लगा है, मतलब इसको झेलना पड़ा। झेलना पड़ा तो यहाँ पे बुरा बुरा ही होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं दोनों बुरा बुरा। प्रॉब्लम्स और डिजायरेबल एक्ट, तो प्रॉब्लम्स निगेटिव वर्ड है, डिजायरेबल उल्टा निशान लग गया। प्रॉब्लम्स जो हैं डिजायरेबल पॉजिटिव हो गया, प्रॉब्लम्स निगेटिव हो गया, ये लगेगा नहीं।
दूसरा है कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज का सामना पड़ा। इमेजरेबल, इमेजरेबल का मतलब बहुत ज़्यादा, जिसकी हम मेजर नहीं कर सकते। अलॉट ऑफ वरीज का सामना करना पड़ा, उनके काइंड एक्ट के नाते तो चिंताएं नहीं होंगी। ह्यूमिलिएशंस, अपमान का सामना करना पड़ा डिस्ग्रेसफुल एक्ट के नाते, ये सुटेबल है। डिस्ग्रेसफुल का मतलब हुआ गलत काम किया तो हमें ह्यूमिलिएशंस का सामना करना पड़ा, ये ठीक है। और डिजास्टर का सामना पड़ा मर्सीफुल एक्ट, भैया मर्सीफुल एक्ट करेंगे तो डिजास्टर का सामना क्यों करेंगे, ये अपोजिट हो रहा है। तो सीधा सीधा कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है। तो हमारा 12वें का क्वेश्चन हुआ, ऑप्शन हुआ डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं, और 13 नंबर में दिया है वार्स मतलब युद्ध यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम, युद्ध किसका नतीजा होते हैं, किससे का नतीजा होता है, डैश एमंग पार्टी, जो पार्टियां युद्ध में शामिल होती हैं उनके बीच डैश चीज का नतीजा होते हैं युद्ध। तो क्या चीज यहाँ भरनी चाहिए, यहाँ पर वैमनस्य, दुश्मनी, ईर्ष्या, जलन, इस तरह की कोई चीज आनी चाहिए। आगे लिखा है एंड ऑफ फेलियर, और किससे पैदा होती हैं, दोनों कारण ही भरना है यहाँ पे, ये भी कारण भरना है और यहाँ भी कारण भरना है। तो फेलियर किस चीज में, डैश टू देम एक पीसफुली, तो यहाँ क्या हो गया, सुलह करने वाली बात हुई, या जो यहाँ चीज होगी, यहाँ पहले फिलर में, जो पहले फिलर में होगी इसी को यहाँ सॉल्व नहीं किया गया, इसी को यहाँ निपटाया नहीं गया, तभी ये चीज पैदा हुई है। ठीक है, ठीक। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हो रहे हैं। पहले लिखा डिसअप्रूवल्स, तो आपसी असहमति का नतीजा होते हैं रिकॉनाइज, डिसअप्रूवल्स को रिकॉनाइज नहीं किया जाएगा, या ध्यान रखिएगा इसी यही चीज यहाँ आनी चाहिए। डिसअप्रूवल्स असहमति को रिकॉनाइज नहीं किया जाता। मिसट्रस्ट मतलब अविश्वास को, डिस्पेल का मतलब क्या होता है, भगाना। हॉस्टिलिटीज दुश्मनी, एब्डिकेट करना, एब्डिकेट मतलब खुद छोड़कर चल देना। वेरिएशन, वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, भेदभाव। और रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, रिजॉल्व का मतलब किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या को निपटा देना। तो सबसे सुटेबल यही है, फ्रस्ट्रेशन और अंडरस्टैंड लिखा है। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है इसका, कि दुश्मनी पैदा होती है पार्टीज में अगर वेरिएंसेस होते हैं और उन वेरिएंसेस को रिजॉल्व नहीं किया जाता तो क्या होता है, वार होता है। ठीक है ना, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी। आज डी के कुछ ज़्यादा ही आंसर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में दिया है फॉर मच ऑफ हिस्ट्री एंड इन मेनी कल्चर्स, अधिकांश इतिहास में और बहुत सारी संस्कृतियों में, डैश प्रोफेशनल टीचर्स, अब यहाँ कोई वर्ब लगेगी, ठीक है ना। प्रोफेशनल टीचर्स को डैश करना, वाज था, एक क्या, अवेलेबल टू अ स्मॉल एलाइट, मतलब मुट्ठी भर अमीर लोगों को ये सुविधा उपलब्ध थी कि वो प्रोफेशनल टीचर्स को डैश कर सकें। तो मुट्ठी भर एलाइट क्लास के लोगों को क्या थी, तो यहाँ एन लगा है, तो एन को ध्यान में रखते हुए हम क्या लगाएंगे यार, सारे सारे वावेल वाले हैं। तो एलिगेशन, इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन, एग्जाम्पल, अल्टरनेट। तो देखा है स्मॉल, वाज इन डैश अवेलेबल, एक क्या चीज थी, ये होना चाहिए नाउन, और नाउन होना चाहिए तो अल्टरनेट एग्जाम्पल, फिर क्या होगा, ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना, ये ऑप्शन उपलब्ध था किसको किसको, कह रहे हैं मुट्ठी भर लोगों को ये सुविधा उपलब्ध थी। तो ये सुविधा उपलब्ध करने का, ये विकल्प उपलब्ध करने के लिए हम अब एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन होता है आरोप लगाना, तो यहाँ आरोप का कोई सेंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट है, तो कुछ लोगों को ये इन्वेस्टमेंट की ये सुविधा उपलब्ध थी, नहीं यहाँ इन्वेस्टमेंट की सुविधा नहीं है, ये टीचर को छांटने का ऑप्शन है, तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं है, एग्जाम्पल की बात ही नहीं है। और अल्टरनेट मतलब विकल्प हुआ, तो ये दो ऑप्शन लग सकते हैं, एक ऑप्शन और एक अल्टरनेट, ऑप्शन और अल्टरनेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले फिलर्स के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल टीचर्स को डैश करना, तो प्रोफेशनल टीचर को इलेक्ट करना या एनलिस्ट करना, तो ये होना चाहिए क्या, एनलिस्ट करना। ठीक, मुट्ठी भर मतलब इतिहास में बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा हुआ था कि
कुछ छोटे से ग्रुप, छोटा सा वर्ग है, उसी के पास ये सुविधा, ये विकल्प उपलब्ध था कि वो प्रोफेशनल टीचर्स की सूची या लिस्ट बना सके, उनको छांट सके। तो बात यहाँ है छांटने की, चुनाव करने की नहीं है। तो छांटने के लिए सेलेक्ट करने में एनलिस्टिंग आएगा, इलेक्टिंग नहीं, क्योंकि टीचर का चुनाव, इलेक्शन नहीं होता था। प्रोफेशनल टीचर एनलिस्ट किए जाते थे, इलेक्ट नहीं किए जाते थे। हाँ, सेलेक्ट लिखा होता तो कोई गुंजाइश भी थी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या हुआ? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है इन डैश टू इनहेंसिंग देयर रेपुटेशन। तो पहले देख लेते हैं किसमें पहले इन और बाद में टू लगता है। इन कॉन्फ्लिक्ट टू नहीं होता, इन डिज़ायर टू नहीं होता, इन एडिशन टू होता है, इन नीड ऑफ होता है, टू नहीं होता, इन डिमांड टू नहीं होता, इन डिमांड ऑफ होता है। कोई ज़रूरत नहीं, एक ही ऑप्शन हो गया इन एडिशन टू, इसके अलावा और कोई होता ही नहीं है, काम खत्म, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं बच्चा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि इफ़ देयर इज़ नथिंग टू एब्जॉर्व द एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स, अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो साउंड वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्व कर ले, तो दे ट्रेवल, दे कौन? साउंड वेव्स ट्रेवल ऑन, तो ये ट्रेवल करते हैं ऑन डैश। चलिए देखें क्या चीज़ है आगे। बट देयर इंटेंसिटी, लेकिन इनकी इंटेंसिटी डैश होती जाती है एज दे ट्रेवल फर्दर फ्रॉम देयर सोर्स, जब वो अपने सोर्स से, मतलब साउंड वेव्स जहाँ से उत्पन्न होते हैं वहाँ से जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जितना ज़्यादा दूरी तय करेंगे वैसे ही उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? साउंड वेव्स जब सोर्स से दूर होते हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो दूसरे ऑप्शन में हमें बड़ा आसान सा मिल गया कम करने के लिए। तो कम करने के लिए देखिए, मिटिगेट तो कम करने के लिए लगता है, एलिविएट दुख दर्द कम करने के लिए लगता है, और स्टेबलाइज नहीं लगाएंगे, स्थिर नहीं होता है, कम होता है। इंक्रीज ये भी नहीं लगाएंगे, डिमिनिशेस ये हो सकता है। मतलब ए, बी और ई में से कोई एक ऑप्शन उठाना है। पहला ऑप्शन पहले में देख लेते हैं, एरेटिकली या फिर इटर्नली। इटर्नली का मतलब क्या हुआ? अनंत रूप से, ये नहीं लगेगा। और लिखा है सी वाला तो होगा ही नहीं, इंक्रीजेज। इनडेफिनेटली, हाँ ये इनडेफिनेटली सही है। तो अगर साउंड वेव्स के मार्ग में कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो दे ट्रेवल आर इनडेफिनेटली, तो ये इनडेफिनेटली ट्रेवल करते रहते हैं, और जैसे जैसे सोर्स से दूर होते हैं वैसे वैसे ही इनकी इंटेंसिटी घटती जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ई। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। तो 17 में दिया है द ऑर्गेनाइजेशन डैश टू पॉपुलराइज, द ऑर्गेनाइजेशन डैश टू पॉपुलराइज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंग द यूथ विच हैज़ लॉस्ट डैश विद ए कल्चरल रूट्स। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को युवकों के बीच में पॉपुलराइज कर रहा है। और आगे लिखा है क्योंकि जो यूथ है वो अपनी कल्चरल रूट्स से अपना संपर्क, मतलब डैश चीज़ खो दिया है। तो क्या खो दिया है बताइए? इंटरेस्ट खो दिया है, एक्सपीरियंस खो दिया है, इंट्रिग्यू खोया है, रिलेशन खोया या टच खोया है? तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या लग रहा है? टच का। लेकिन वो रिलेशन भी हो सकता है। इंटरेस्ट खोने का, एक्सपीरियंस खोने का और इंट्रिग्यू खोने की कोई बात नहीं होती। इंट्रिग्यू ऐसे होता है दांव पे छल प्रपंच, तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। इंटरेस्ट हो सकता है कि खो दे, लेकिन इंट्रिग्यू और एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 में देख लेते हैं, रिलेशन, इंटरेस्ट और इसमें। तो आगे चलिए, यहाँ देखिए जो भी यहाँ चीज़ लग रही है उसके बाद टू लगना चाहिए, और यहाँ प्रयास से रिलेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए। प्रयास, प्रयास किसके लिए लगेगा? विशेष तो है नहीं। एक्सर्ट्स मेहनत करना, लेकिन इंटरव्यू नहीं लगा। एफर्ट्स नहीं, एंडीवर्स लगाइए। एंडीवर्स का मतलब क्या होता है? कोशिश करना, प्रयास करना। एक्चुअली ये एफर्ट नाउन है, एफर्ट है, तो एफर्ट नाउन है, ये लगा नहीं सकती, ये वर्ब नहीं है ना, इसलिए गलत हो गया, नहीं तो ठीक लगता। नीड में एस लगाना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो देखिए सब में कुछ न कुछ गलती है। नीड में एस लगना चाहिए था, गलत। एफर्ट्स, ये एफर्ट जो है वो नाउन है, ये नहीं लगेगा, वर्ब नहीं है। एंडीवर्स वर्ब है, इसमें एस लगा। एक्सर्ट्स वर्ब है, इसमें एस लगा। विशेष वर्ब है, इसमें एस लगा। तो विशेष, ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है या प्रयास कर रही है? तो चाहती नहीं है, वो प्रयास कर रही है।
एक्सर्ट्स मतलब मेहनत करना है लेकिन इंटरव्यू नहीं लगेगा। एंडिवर्स प्रयास करना है, और टच दो के दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। आइए क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है, आई वुड लाइक टू डैश योर अटेंशन। तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, दो ही ऑप्शन होता है। तो हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, इसके लिए दो फ्रेज यूज किया जाता है, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन या आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट। तो आई वुड लाइक टू ड्रा या ब्रिंग, दो चीजें लगती है, अट्रैक्ट और अटेंशन नहीं होता। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, अट्रैक्ट या फिर ब्रिंग लगा होता तो, और कंसीडर और हॉल और कॉल नहीं लगेगा। अटेंशन को कंसीडर और हॉल और कॉल नहीं किया जाता, अटेंशन को ड्रा किया जाता है या अट्रैक्ट किया जाता है। दो ऑप्शन बचे। अब आगे देख रहे हैं, आगे लिखा है कि टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ माई लेटर। तो लेटर के दूसरे पैराग्राफ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, डैश टू टर्म्स ऑफ सेल। तो ये टू भी लगाना है, मतलब जो कि डैश चीज से, मतलब किससे, सेल ऑफ मशीनरी के टर्म्स से संबंधित है। तो से संबंधित है, इसमें क्या लगा सकते हैं आप, परटेनिंग टू, यही एक ऑप्शन लग सकता है, परटेनिंग टू। हालांकि ये टू किसके साथ लग सकता था, अकॉर्डिंग टू, लेकिन कंसीडर नहीं सही था। ड्रा और परटेनिंग, परटेनिंग के बाद टू लगता है, ये बात सही है। ठीक है, मेनली टू नहीं होता, रिगार्डिंग विद होता, टू नहीं होता, इंडिकेटिंग टू नहीं होता। एक ऑप्शन बचा हमारे पास बी वाला। ठीक है, तो 18वें का आंसर क्या हुआ, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका। 19वें क्वेश्चन में लिखा है, वी डैश द स्पीड with which he completed the work and dash the method adopted by him। तो एक चीज लिखी इन्होंने, स्पीड विद विच ही कंप्लीटेड द वर्क, वो स्पीड जिस स्पीड में उसने काम पूरा किया, और मेथड जिस तरह से उसने जो तरीका अपनाया। तो अगर तारीफ करेंगे तो दोनों की तारीफ करेंगे, बुराई करेंगे तो दोनों की बुराई करेंगे। तो जो भी वर्ड यहाँ पे यूज करने हैं, यहाँ पर और यहाँ पर पैरेलल वर्ड यूज करने हैं, बस ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एडमायर और अप्रिसिएटेड, एडमायर मतलब प्रशंसा किया, अप्रिसिएटेड मैंने प्रशंसा किया, मतलब ऑप्शन ए हमारे पास सेफ है। डिस्पाइज मतलब नफरत करना, एक्यूज मैंने आरोप लगाना, नहीं। नफरत करेंगे, पहले वाले से नफरत करेंगे, दूसरे वाले में आरोप लगाएंगे, तो आरोप किसी बात पर लगता है, किसी व्यक्ति पर, मेथड पर नहीं लगता। दूसरा ऑप्शन गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन देखिए लिखा है, एस्टीम्ड मैंने सम्मान करना, एक्यूज मैंने आरोप लगाना, विरोध हो रहा। एनवीड मैंने जलन करना, फेवर्ड मैंने साथ देना, विरोध हो रहा। लोथड मैंने नफरत करना, रिजेक्टेड मैंने कैंसिल कर देना। तो रिजेक्ट, ये कैसे रिजेक्ट करेंगे, किसी काम, किसी आदमी ने जो काम किया है उसके ऊपर जाएगा। तो नफरत करते हैं तो ये रिजेक्ट, उसके तरीके को नहीं रिजेक्ट कर सकते। वैसे भी स्पीड से आप, इस चीज़ से आप नफरत करेंगे तो यहाँ पे आलोचना करते हैं ना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सबसे सुटेबल है, हमने उसके स्पीड की तारीफ की और उसके मेथड को अप्रिशिएट किया। तो कौन सबसे सुटेबल ऑप्शन हुआ इसका, पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधीज विजन ऑफ फ्री इंडिया। तो गांधी जी का फ्री इंडिया का विजन था बेस्ड ऑन रिलीजियस प्लूरलिज्म। तो रिलीजियस प्लूरलिज्म क्या होता है, प्लूरलिज्म क्या होता है कि वहाँ सभी धर्म के लोग रहेंगे, तो ये हो गया रिलीजियस प्लूरलिज्म। हाउएवर, हालांकि वाज डैश, यहाँ कोई चीज़ लगानी है, इन अर्ली 1940s बाई अ न्यू मुस्लिम नेशनलिज्म विच वाज डैश अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड। ठीक है, कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया। चलो, तो इन्होंने कहा कि 40 के पहले गांधी जी की जो पॉलिसी थी, रिलीजियस पॉलिसी थी, वो ये थी कि वो भारत को एक प्लूरलिज्म, रिलीजियस प्लूरलिज्म कंट्री के रूप में चाहते थे। हालांकि बाद में 40 के बाद होता क्या है, एक मुस्लिम नेशनलिज्म पैदा होता है जो एक वर्ग को इंडिया से तोड़कर अलग कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सुटेबल ऑप्शन क्या मिलना होगा, तो क्रिटिसाइज्ड नहीं, पहले गांधी जी का जो रिलीजियस प्लूरलिज्म का विचारधारा थी वो क्या हुई थी, चैलेंज, चुनौती मिली थी, क्योंकि 1940 के पहले भी गांधी जी की जो विचारधारा थी प्लूरलिज्म की, उसको चुनौती मिली थी, चैलेंज मिला था। तो ये चैलेंज ठीक है, क्रिटिसाइज्ड ठीक है, कंसीडर्ड का मतलब एक्सेप्ट कर लेना, लगेगा नहीं, फोर्टिफाइड मजबूत करना होगा नहीं,
वीकेंड नहीं लग सकता, एक्चुअली ये सही तो है लेकिन ये पास्ट टेंस में होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। तो पहले फिलर के लिए हमें ये मिला कि गांधी जी की उस नीति का आलोचना हुई थी, चुनौती हुई थी, तो एक और ए और डी सही है पहले फिलर के लिए। और दूसरे में क्या होगा कि एक नया मुस्लिम नेशनलिज्म डेवलप होता है जो कि एक अलग मुस्लिम होमलैंड की मांग करता है। तो मांग करता है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, डिमांडिंग वर्ड यूज करते हैं, सबसे सुटेबल है, क्योंकि ये रिक्वायरिंग तो नहीं लगेगा, डिमांडिंग सबसे सुटेबल वर्ड है। तो इसका मतलब 20 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या है, डी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डबल फिलर के डिस्कस कर लिए। आज डबल फिलर थोड़े से इजी थे, लेकिन डबल फिलर की आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी कभी दोनों को ही देख कर लेते हैं, कभी पहले को भर लिया और दूसरे वाले को देख लेते हैं। फिलहाल जब हम फिलर्स पढ़ाने लगेंगे तभी इस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज इस डिस्कशन में डबल फिलर से आप लोगों को कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं किसी और सेगमेंट के साथ, और वेट फॉर टिल देन, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।